by Kuku FM. Download the app now. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं एक कालजयी गाने को कविता की तरह पढ़ना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तानसेन होते हैं और ज़्यादातर लोग कानसेन। अपन दूसरी कैटेगरी के हैं। पर मेरा आपसे वादा है कि इस इंट्रो को सुनने के बाद, इस दुनियादारी को देखने के बाद आप में से कई लोग सबसे पहले इंटरनेट की शरण में जाएंगे और इस गाने को सुनेंगे। हमने जिक्र किया तो हमारी जिज्जी ने भी ये गाना बजाया। क्या है गाना? कोलंबस कोलंबस चिट्ठी है आई, आओ कोई नया मुल्क ढूंढे चल के भाई। 1998 में एक फिल्म आई थी जीन्स, और इसी की हिंदी डबिंग वाले गीत के ये बोल हैं। इसमें गीतकार ख्वाहिश कर रहा है, ऐसी जगह खोजना चाहता है जहां लड़ाई, भूख और गंदी राजनीति ना हो, ऐसी जगह जहां हंसती गाती हुई जिंदगी हो। और उसके इस तलाश की प्रेरणा है कोलंबस, जिसे कई लोग द ग्रेट एक्सप्लोरर कहते हैं। पर क्या सच में कोलंबस ग्रेट था? मैं आज आपको जिस मुल्क का किस्सा सुना रहा हूं, उसकी कहानी सुनते हुए आपके आगे कई चेहरे बेनकाब होंगे, और इनमें से एक चेहरा कोलंबस का है, दूसरा है दुनिया के सबसे उदार और मानवीय देशों में गिने जाने वाले फ्रांस का, जिसने इस देश में इतनी बड़ी डकैती की कि उसे इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर डकैतियों में गिना जाता है। इसी डकैती के चलते इस देश को तरक्की करने, फलने फूलने का मौका नहीं मिला। वो दुनिया के सबसे गरीब, सबसे अराजक देशों में गिना जाने लगा। इसी देश में पिछले कई महीनों से भीषण गैंग वॉर छिड़ा हुआ है। इतनी हिंसा हो रही है कि सरकार से हालात संभाले नहीं संभल रही। इसकी राजधानी जैसे किसी शरणार्थी कैंप में बदल चुकी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है 3 अगस्त 1492 की। इस रोज कोलंबस 3 जहाज और 90 आदमियों को साथ लेकर स्पेन से रवाना हुआ। मार्च 1493 में स्पेन वापसी के साथ उसकी ये यात्रा खत्म हुई। इस बीच कोलंबस ने कैरिबियन सहित कई द्वीप देखे। वहां रहने वाले मूल निवासियों को डरा धमकाकर उसने ढेर सारा सोना और मसाले भी जमा किए। इसी यात्रा के दौरान कोलंबस के साथ एक हादसा हुआ। क्या था हादसा? कोलंबस 3 जहाज लेकर स्पेन से रवाना हुआ था। इनके नाम थे सेंटा मारिया, निना और पिंटा। इसमें सबसे चर्चित था सेंटा मारिया। ये बात है 24 दिसंबर 1492 की। कोलंबस की टीम को एक नया द्वीप दिखा। वो उसी की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में सेंटा मारिया मूंगे की एक चट्टान से जा टकराया, और इसके चलते जहाज टूट गया और उसमें रखा सारा सामान नजदीकी द्वीप पर उतारना पड़ा। ये द्वीप कौन सा था? कोलंबस के मुताबिक ये द्वीप जापान था। उसने सोचा, मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचा हूँ, मैं स्पेन का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए आज से ये जगह हमारी हुई। अपने लोगों के बीच बैठकर कोलंबस ने उस द्वीप को स्पेन की कॉलोनी का दर्जा दिया और नाम रखा ला नविदाद। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है पैदाइश। ये ला नविदाद अमेरिकाज में स्थापित किया गया पहला यूरोपियन सेटलमेंट था। अमेरिकाज का मतलब था उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जिसका एक टर्म न्यू वर्ल्ड भी है। और कहाँ पर था ये ला नविदाद? दुनिया में एक हिस्सा है वेस्ट इंडीज। ये करीब 3200 किलोमीटर की परिधि में फैली द्वीपों की एक श्रृंखला है, और इसी का एक भाग है हिस्पैनियोला। ये शब्द स्पेनिश भाषा के एक शब्द हिस्पानोला का अंग्रेजी संस्करण है। हिस्पानोला का अर्थ होता है छोटा स्पेन। इस द्वीप को ये नाम कोलंबस ने दिया था। जिस जगह कोलंबस के जहाज का एक्सीडेंट हुआ वो हिस्पैनियोला की उत्तरी तटरेखा के पास है। कोलंबस जब यहाँ पहुंचा तब इस जगह पर ताइनो नाम के मूल निवासियों की बसाहट थी। ये लोग तकरीबन 400 ईसा पूर्व से यहाँ रह रहे थे। हिस्पैनियोला के अलावा उनकी बसाहट जमैका, क्यूबा, प्यूर्टो, वर्जिन आइलैंड और बहामास में भी थी। ताइनो एक आत्मनिर्भर सोसाइटी थी। काफ़ी उन्नत संस्कृति थी उनकी। आपने बारबेक्यू और टोबैको शब्द सुने होंगे। ये शब्द ताइनो की ही शब्दावली का हिस्सा है। जिस द्वीप को कोलंबस ने हिस्पैनियोला कहा, उसे ताइनो पुकारते थे हेती। उनकी भाषा में हेती का मतलब था पहाड़ी भूमि। कोलंबस का जब पहली बार ताइनो से सामना हुआ तो उसने अपनी डायरी में इस द्वीप का वर्णन किस तरह से किया? इनके शरीर बहुत गठीले, चेहरा बहुत सुंदर होता है यहाँ के निवासियों का। ये हथियार नहीं रखते, ना हथियारों के बारे में जानते हैं। इन लोगों को तो हमारा नौकर होना चाहिए। ये लाइन कोलंबस के घृणित इरादों की एक झलकी थी। आने वाले दिनों में उसने
इन मूल निवासियों पर भीषण अत्याचार किए और इनकी शुरुआत हुई 1493 से। आपको ला नविदाद याद है, वो पहली कॉलोनी जिसे कोलंबस ने 1492 में बसाया था। इसके बाद कोलंबस स्पेन लौट गया और अपने पीछे काम संभालने के लिए अपने 39 आदमियों को छोड़ गया। 1493 में कोलंबस यहाँ वापस लौटा और उसने देखा कि मूल निवासियों ने उसके बनाए सेटलमेंट को उजाड़ दिया है और उसके छोड़े 39 लोग भी मर गए हैं। इस दफा कोलंबस ज्यादा बड़े बेड़े के साथ स्पेन से आया था। अपने साथ लाए स्पेनिश लड़ाकों और हथियारों के सहारे उसने फिर से यहाँ एक कॉलोनी बनाई जिसका नाम रखा ला इसाबेला। इसकी राजधानी थी सेंटो डोमिंगो। पहली कॉलोनी ला नविदाद हिस्पैनियोला की उत्तरी कोस्ट पर थी और ये दूसरी कॉलोनी ला इसाबेला द्वीप के पूर्वी हिस्से में। स्पेन ने कोलंबस को इस इलाके का गवर्नर बना दिया। वो 1499 तक इस पद पर रहा। और कैसा था ये दौर? कोलंबस को हेती में सोने की खदानें मिली। उसने मूल निवासियों को सोना निकालने में झोंक दिया। 14 बरस से ऊपर के हर मूल निवासी को सोने की एक तयशुदा मात्रा प्रशासन को देनी पड़ती थी। जो नहीं दे पाते मार दिए जाते। सोना देने की ये प्रति व्यक्ति मात्रा इतनी थी कि मूल निवासी दिन रात इसमें लगकर भी उतना सोना जमा नहीं कर पाते। उनके पास खेती तक का समय नहीं था। फिर लोग अनाज की कमी से भूख के चलते मरने लगे और अत्याचार और भूखमरी से बचने के लिए कई मूल निवासी आत्महत्या भी करने लगे। कभी जहर खाकर मरते, कभी पहाड़ से कूदकर। सैकड़ों मूल निवासियों ने जान दे दी। 1492 में जब कोलंबस यहाँ पहुंचा था तब यहाँ करीब 3 लाख मूल निवासी थे और 1496 आते आते इनमें से 1 लाख से ज्यादा मर चुके थे और इनमें से आधे से अधिक आत्महत्या करके मरने वालों की संख्या थी। संघार का स्केल इतना बड़ा कि 50 बरस बीतते बीतते यहाँ केवल 500 मूल निवासी बचे। तो अगली बार जब कोई कोलंबस को ग्रेट कहे तो इन मूल निवासियों को जरूर याद करिएगा। कोलंबस ने उनका नरसंहार किया था। केवल हत्याएं नहीं की थी, मूल निवासी महिलाओं का बलात्कार करवाना, नंगा करके उनकी परेड निकालना, लोगों को गुलाम बनाकर गले में जंजीर डालना, इसी अवस्था में भूखा प्यासा रखकर घंटों खटाना और जब कोई बेदम होकर गिर जाए तो कोलंबस के लोग उसकी गर्दन काट दें ताकि जंजीर खोलने की मेहनत ना करनी पड़े। वो 9-10 साल की बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाकर बेचता था। इसके बारे में एक दोस्त को बताते हुए कोलंबस ने चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें वो लिखता है कि 9-10 साल की लड़कियां काफ़ी डिमांड में हैं, उनकी अच्छी कीमत मिलती है। खैर, कोलंबस के दौर से आगे बढ़ते हैं, पर याद रखिएगा कैसा व्यक्ति था। साम्राज्यवादी शक्तियों में स्पेन अकेला नहीं था, और भी कई देश दुनिया को गुलाम बनाना चाहते थे। वर्चस्व की ये लड़ाई हिस्पैनियोला भी पहुंची। 1540 का दशक आते आते कई और यूरोपियन शक्तियां यहां घुसने की कोशिश में लग गईं, जिसमें सबसे आगे थे फ्रेंच, अंग्रेज और डच। इनके साथ होने वाली लड़ाई से बचने के लिए स्पेन ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और द्वीप के पूर्वी हिस्से में केंद्रित हो गया और इसके चलते द्वीप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से खाली हो गए। जगह पाकर ब्रिटिश, डच और फ्रेंच अपना ठिकाना बनाने लगे। अब ये सब द्वीप पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे थे। इस लड़ाई में फ्रांस ने ब्रिटिश और डच को पीछे छोड़ दिया और अब द्वीप की कब्जे की लड़ाई में मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए स्पेन और फ्रांस, जिनके बीच दशकों ये लड़ाई चली। 1697 में आकर दोनों पार्टियों ने झगड़े को खत्म करने का फैसला किया। दोनों के बीच द्वीप के विभाजन पर सहमति बन गई। दोनों ने द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी हिस्सा फ्रांस को मिला, पश्चिमी हिस्सा पहले से स्पेन के पास था और स्पेन के पास ही रहा। 1697 में फ्रांस और स्पेन के बीच हुआ ये बंटवारा अब भी लागू है और इसी के आधार पर इस द्वीप में आज 2 देश बसते हैं। स्पेन वाला हिस्सा कहलाता है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसका नाम आपने मेहुल चौकसी के संदर्भ में सुना, और फ्रांस वाला हिस्सा कहलाता है रिपब्लिक ऑफ हेती। चूंकि आज का हमारा एपिसोड हेती पर आधारित है, इसलिए अब हम उसी की बात करेंगे और बात करने के क्रम में हम हेती के अतीत की तरफ चलेंगे, फ्रांस की सत्ता की तरफ चलेंगे। फ्रांस भी क्रूरता में कोलंबस और स्पेन से कम नहीं था। फ्रांस के लिए हेती गुलामों के मार्फत मुनाफा कमाना एक जरिया भर था। फ्रांस ने यहाँ कृषि आधारित इकोनॉमी विकसित की। यहाँ वो गुलामों से गन्ना, कॉफी, नील, कपास और तंबाकू जैसी मुनाफे की फसलें उगवाता। सारी फसलें जहाज़ों में भरकर फ्रांस पहुंचाई जाती, वहाँ प्रोसेस किया जाता, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होते। कमाई का दूसरा बड़ा जरिया था गुलामों की खरीद फरोख्त। हेती दुनिया की सबसे अमीर कॉलोनियों में जल्द ही गिना जाने लगा। फ्रांस द्वारा विकसित की गई गुलाम बेस्ड इकोनॉमी के चलते धीरे धीरे हेती के भीतर गुलामों की संख्या बहुत बढ़ गई। 1791 में इन गुलामों ने बड़े स्तर पर विद्रोह किया और इस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई। 1 जनवरी 1804 को हेती के लोगों ने अपने देश की आज़ादी का ऐलान कर दिया और ये बन गया दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक। हेती आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत लाई। कैसे? फ्रांस लगातार हेती को वापस जीतने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी कोशिशें नाकाम हुई तो उसने एक डकैती की योजना बनाई।
क्या किया फ्रांस ने? बात है अप्रैल 1825 की। तब फ्रांस का राजा था चार्ल्स दशम। उसने फरमान निकाला कि हम हेती की आज़ादी को मान्यता देंगे, मगर बदले में हेती को हमें जुर्माना देना पड़ेगा, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना उस समय। और ये जुर्माना मांगने का आधार क्या दिया फ्रांस ने? कहा कि हेती की आज़ादी के चलते उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, वहाँ लागू गुलामी प्रथा के चलते फ्रांस को जो राजस्व मिलता था वो खत्म हो गया, इसलिए हेती को नुकसान की भरपाई करनी होगी। सोचिए किस हद की बेशर्मी है। कहा तो फ्रांस को चाहिए था कि हेती में की गई लूट का हर्जाना भरे, अत्याचारों की माफ़ी मांगे, पर यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी। गुलाम बनाने वाला शोषक गुलाम बनाए गए शोषितों से जुर्माना मांग रहा था। फ्रांस ने 500 तोप और एक बड़ी फौज भेजकर हेती को ये शर्त सुनाई और कहा मुआवजा नहीं दिया तो युद्ध लड़ना होगा। हेती युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने मुआवजा देना स्वीकार किया और तय किया कि हेती 5 किश्तों में ये रकम चुकाएगा। पर पैसे देता कहाँ से? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? इसके लिए फ्रांस ने ही एक और युक्ति निकाली। कहा तुम हमारे बैंक से लोन लो और किश्त भरो। आपने प्रेमचंद की कहानियों में क्रूर महाजनों के बारे में पढ़ा होगा, वैसी ही भूमिका थी फ्रांस की। और उसके बिछाए चक्र में फंसकर हेती 127 बरस तक कर्जा भरता रहा और तब भी पूरा नहीं दे पाया। और इस मामले में जानते हैं सबसे बड़ा स्कैंडल क्या है? लोन लेकर जुर्माना भरने के चलते केवल ब्याज चुकाने में हेती को मूल राशि से ज्यादा राशि चुकानी पड़ी। और ये रकम मूल राशि से कितनी ज्यादा थी? दोगुनी ज्यादा। ब्याज दोगुनी ज्यादा मूल राशि से। और इसीलिए कई जानकार इसे इतिहास की सबसे बड़ी लूट कहते हैं। अब आते हैं मूल सवाल पर कि आज इसका जिक्र क्यों। इसकी वजह है हेती से आ रही हिंसा की खबरें। हेती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। यहाँ पिछले कई दिनों से गैंग वॉर चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून का महीना पहले से भी ज्यादा हिंसक बीता। जून में गैंग वॉर की हिंसा के चलते राजधानी के 13,000 लोग बेघर हो गए। 1 जुलाई को सरकार ने इस हिंसा पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि हम इस अंधी हिंसा की भर्त्सना करते हैं। इसने हेती की जनता के जीवन को शोक से भर दिया है। लोग विलाप कर रहे हैं। हम अपराधियों को चेतावनी देते हैं। हमारे लोकतांत्रिक समाज में उन्हें दरिंदगी की पूरी सजा मिलेगी। सरकार का बयान पढ़कर लगता है मानो से लोकतंत्र की अच्छाइयों पर बड़ी आस्था है, पर सच ये नहीं है। हेती में हथियारबंद गिरोहों द्वारा की जा रही हिंसा के पीछे सबसे बड़ी वजह इस देश का राजनीतिक अतीत है। हेती भूकंप संभावित क्षेत्र में पड़ता है। बड़े भूकंपों के अलावा विनाशकारी तूफान भी और बाढ़ भी आते रहते हैं। जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में पहले से अभावग्रस्त हेती के लिए हर नई आपदा ज्यादा त्रासद साबित होती है। तो एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं की मार और दूसरी तरफ देश की राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि यहाँ तानाशाही का लंबा अतीत रहा है। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में यहाँ तख्ता पलट होते रहे। करप्शन और राजनीतिक उदासीनता के खिलाफ 1986 में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये भी तख्ता पलट की परंपरा को खत्म नहीं कर सका। पूरी 20वीं सदी इसी माहौल में बीत गई। राजनीतिक अस्थिरता और देश की गरीबी, ये दोनों चीजें अराजकता पैदा करने की परफेक्ट रेसिपी साबित हुई। इसके अलावा मजबूत राजनीतिक लीडरशिप के अभाव में देश के भीतर एक वैक्यूम बना, जिसका फायदा उठाकर कई हिंसक गैंग बन गए जो आपसी प्रतिद्वंद्विता में खूब हिंसा करते। हेती से आने वाली खबरों का जैसे कोई पैटर्न सेट हो गया हो। गैंग वॉर में हुई हिंसा, तख्ता पलट, जनविरोध, प्राकृतिक आपदा से हजारों की मौत, महामारी और कुपोषण। दशकों बीत गए पर यह पैटर्न नहीं बदला। लंबे राजनीतिक उठापटक के बाद नवंबर 2016 में यहाँ चुनाव हुए। धांधली की आशंका के कारण विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। 21% लोगों ने वोट डाला और इस कमजोर चुनाव में जीतकर फरवरी 2017 में हेती के राष्ट्रपति बने जोवेनेल मोइज। और यही मोइज अब तक राष्ट्रपति बने हुए हैं। आरोप है कि वो देश की तानाशाही परंपरा को आगे बढ़ा रहे। देश की इसी बदहाल राजनीतिक व्यवस्था ने हथियारबंद गिरोहों को पोषण दिया। वो इतने ताकतवर हो गए कि कंट्रोल करना अब मुश्किल है। अकेले राजधानी में ही 95 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं और सब प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। इनके पास पुलिस से उन्नत हथियार हैं। इसके चलते पुलिस इन्हें रोक नहीं पाती बल्कि खुद मारी जाती है। आम आबादी भी गैंग का निशाना बनती है। गैंग मेंबर्स नागरिकों को मारते हैं, लोगों के घर में आग लगाते हैं। ये घटनाएं आम हैं। लोग सब्जी लेने जाते हैं और जिंदा लौटने की गारंटी नहीं। गैंग इतने क्रूर कि बेघर हो गए लोग जब जान बचाने के लिए राहत शिविर में जाते हैं तो वहां भी आग लगा देते हैं। देश के ज्यादातर बड़े ट्रांजिट पॉइंट्स पर इन अपराधियों का कब्जा है। खाद्य और मेडिकल आपूर्ति की सप्लाई चेन ठप है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी। उस फिल्म को जिंदा करके उसमें हो रही हिंसा को हजारों गुना बढ़ा दीजिए, तब जो चीज बनेगी वही है हेती की गैंग वॉर। वो देश नहीं रह गया है, एक दर्दनाक कहानी का सबसे लाचार, सबसे बेचारा पात्र बन गया है। आज की दुनियादारी में इतना ही, इतनी मारकाट हो रही दुनिया में, इन सब के बारे में सुनकर यही लगता है कि काश
लोग करुणा की अहमियत समझ पाते, उसे जीवन का हिस्सा बनाते। करुणा के जिक्र से हमें दलाई लामा की याद आई। उनकी लिखी एक किताब है द बुक ऑफ जॉय, कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। और पढ़ने का समय ना हो तो हमने एक नई चीज खोज ली है सुनने के वास्ते। कुकू FM ऐप है और वहां पर आपको दलाई लामा की इस किताब की ऑडियो बुक मिल जाएगी। और चूंकि आप लल्लन टॉप के दर्शक हैं और हमारी कुकू ऐप के साथ साझेदारी हुई है, तो लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए एक प्रोमो कोड भी है। आप इस ऐप पर जाएंगे और प्रोमो कोड LT, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, LT20, L और T कैपिटल में है, इसको फीड करेंगे तो आपको खास ऑफर मिलेगा और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट। इससे जुड़े डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, बुक ऑफ जॉय की बात हो गई, दलाई लामा और कुकू FM की बात हो गई। अब सुर्खियां भी सुन लेते हैं, क्योंकि करुणा से क्रूरता का रास्ता हमें मजबूरी में ही सही तय करना है। हमें तय नहीं करना है, लेकिन ये जो खबरें हैं वो उस कोष्ठक से जुड़ी हुई हैं। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। यहाँ राजधानी काबुल के उत्तर में एक बड़ा एयरबेस है, बगराम। आज अमरीकी सैनिक इस एयरबेस से विदा हो गए। इसका कंट्रोल अब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल गया। 1950 के दशक में सोवियत के इंजीनियर्स ने इस एयरबेस को बनाया था। ये सोवियत और अमेरिका दोनों के अफगानिस्तान वॉर का केंद्र रहा। यहाँ से अमेरिका की विदाई अफगानिस्तान से हो रही उसकी फाइनल रुखसती का प्रतीक है। काबुल पर कंट्रोल के लिहाज से ये एयरबेस बहुत अहम है और आशंका है कि अब तालिबान इसे जीतने की कोशिश कर सकता है। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। यहाँ 4 मल्टीनेशनल फैशन ब्रांड्स पर जांच बिठाई गई। इन कंपनियों पर शिनजियांग प्रांत में उइगर समुदाय पर की जा रही चीन की जातियों से मुनाफा कमाने का इल्जाम है। आरोप है कि इन्होंने उइगरों द्वारा करवाई जा रही बंधुआ मजदूरी से बने सामान मंगवाए और इस बात को छिपाया भी। आरोपी कंपनियों में चर्चित फैशन ब्रांड ज़ारा की पेरेंट कंपनी भी शामिल है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।